कई महीनों तक शेन वेनलैंग गाओतू को ढूंढ नहीं पाया था। आखिरकार उसे गाओतू टेम्परेरी रेजिडेंस का पता चला। वह बेचैनी से वहां पहुंचा, लेकिन वहां उसे नाराज दिख रही गाओ किंग मिली। मेरा भाई मेरे साथ नहीं रहता, गाओ किंग ने कहा। बेशक शेन वेनलैंग को इस पर विश्वास नहीं हुआ। खुशबू हल्की थी, लेकिन उसने हवा में फैली ऋषि की खुशबू को महसूस किया। क्या तुमने उसे पहले ही काफी चोट नहीं पहुंचाई है? अल्फा लड़की, जो दिखने में गाओतू से काफी मिलती जुलती थी, उसे भगाते हुए गुस्से से कहा, अगर तुम दोबारा पुलिस के पास शिकायत नहीं करना चाहते तो यहाँ आना बंद करो। मेरे भाई को पहले से ही एक अच्छा साथी मिल चुका है और वह तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। शेन वेनलैंग को गाओ किंग की एक भी बात पर यकीन नहीं हुआ। क्या गाओतू का पहले से ही कोई साथी था? क्या वह उसे दोबारा नहीं देखना चाहता था? यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? वह अभी भी अपने बच्चे को गर्भ में लिए हुए था। इस दुनिया में एक भी ओमेगा ऐसा नहीं है जो किसी ऐसे अल्फा के लिए बच्चा पैदा करने को तैयार हो जिससे वह प्यार न हो। जब तक गाओतू अपने बच्चे को गर्भ में लिए हुए था, तब तक उसके लिए उसे न देखने की इच्छा होना नेचुरल था। क्या तुमने गाओतू को नहीं बताया कि मैं उसे ढूंढ रहा था? शेन वेनलैंग की निगाहें गाओ किंग पर तीखी हो गईं। बेशक मैंने उसे बताया था, सुरक्षा द्वार की आड़ में खड़ी गाओ किंग ने पीछे हटे बिना गुस्से से पलटकर कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह जानता है कि तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। वह छोटी लड़की अपने कम बोलने वाले बड़े भाई से बिल्कुल अलग थी। उसके हर शब्द सटीक थे, सीधे दिल को छूते थे, शेन वेनलैंग की घातक कमजोरी पर सीधा वार करते थे। लेकिन शेन वेनलैंग ने अपनी आंखों से देख लिया था कि गाओतू अपार्टमेंट में नहीं है, इसलिए वह उसके सामने बेबस था और उसके पास कोई चारा नहीं था। वह हार मानकर, अपमानित और निराश होकर वहां से चला गया। गाओ किंग ने सोचा था कि इस बार लोहे की थाली पर लात के बाद शेन वेनलैंग कम से कम कुछ देर के लिए तो चुप रहेगा। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि अगले ही दिन आधी रात को शेन वेनलैंग फिर वापस आ जाएगा। बहुत लंबे समय तक लव की तलाश करने की ट्रेंड केवल फोकलोर ओ में ही मौजूद थी। शेन वेनलैंग ने अपनी आंखों से लव की तलाश करने की ट्रेंड को केवल एक बार तब देखा था जब हुआ यूंग 17 साल का था। अपनी सेंसिटिविटी के दौरान एनिग्मा ने खुद को एक सुरक्षित घर में बंद कर लिया, जिसकी दीवारों पर शेंग शाओयू के विशाल पोस्टर लगे हुए थे। शेन वेनलैंग को बहुत पहले से ही शक था कि वह छोटा पागल बच्चा दिमागी रूप से बीमार है। उसने एक बार हुआ यूंग के सुरक्षित ठिकाने के अंदर एक गुड़िया भी देखी थी जो बिल्कुल शेंग शाओयू जैसी दिखती थी। जब वह अपनी सेंसिटिव के दौर में साथी की तलाश में उमड़ पड़ा, तो उसने मजबूत दरवाजों और खिड़कियों को तोड़ डाला, उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया और अपनी कलाइयों को तब तक काटा जब तक वे खून और मांस से लथपथ नहीं हो गया। फिर भी शेन वेनलैंग को इनमें से किसी भी बात पर जरा भी हैरानी नहीं हुआ। जियांग हू आने के बाद जब भी कोई दौर आता, हुआ यूंग खुद को एक होटल के सबसे ऊपरी मंजिल पर बने एक विशेष स्वीट में बंद कर लेता था। साथी की तलाश में बेचैनी होने पर अपने इच्छित साथी से न मिल पाने के कारण वह लाजमी तौर पर पागल हो जाता और खुद को नुकसान पहुंचाने लगता। उस छोटे से पागल ने एक बार खुद को इतनी बुरी तरह से टॉर्चर किया था और उस कारण शेन वेनलैंग को हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में ले जाना पड़ा था। उस समय शेन वेनलैंग को यह बिल्कुल समझ में नहीं आया कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से इतना गहरा प्यार कैसे कर सकता है कि केवल इसलिए कि वे एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन वह खुद लव की तलाश के सिंड्रोम का शिकार हो जाएगा। गाओतू को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वह केवल एक हफ्ते लिए एक टेम्परेरी अकोमोडेशन में रहा। जब माँ हेंग को पता चला कि गाओतू के गर्भ में पल रहे बच्चे का अल्फा पिता उन्हें ढूंढने आया है, तो उसने तुरंत गाओतू को, जिसे अभी भी चलने फिरने के लिए व्हील चेयर की जरूरत थी, दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। 14 दिनों तक फेरोमोन थेरेपी के बाद गाओतू के फेरोमोन असंतुलन विकार को नियंत्रण में लाया गया। डॉक्टरों ने उसकी ग्रंथि में प्रत्यारोपित अवरोधक को हटा दिया। हालांकि उसके बाद से वह अभी भी सचेत रूप से अपने फेरोमोन गंध के उत्सर्जन को स्वयं नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, लेकिन कम से कम अब यह इतना अधिक नहीं निकलता कि उसके जीवन को खतरा हो। जिस दिन शेन वेनलैंग ढूंढने आया, उस दिन गाओतू ने अपना इनहिबिटर पैच बदलना अभी पूरा किया था। ऋषि की मनमोहक सुगंध कमरे में फैल गई। हालांकि गाओतू तुरंत पीछे हट गया, फिर भी एक कदम दर से पहुंचे शेन वेनलैंग ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। हवा में फैली ऋषि की सुगंध इस बात का सबूत था कि वह वास्तव में वहां मौजूद था। फिर भी गाओ किंग ने बिना किसी झिझक के जोर देकर कहा कि गाओतू वहां मौजूद नहीं था। शेन वेनलैंग को इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन उसके पास इसे गलत साबित करने का कोई और तरीका भी नहीं था। वापस आते समय शेन वैन रास्ते में कार में बैठे हुए उन्हें अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस होने लगी। शाम होते होते उन्हें तेज बुखार हो गया। इसे तेज बुखार कहना पूरी तरह से ठीक नहीं था। उसके शरीर का टेम्परेचर तेजी से बढ़ गया, यहाँ तक कि उसकी सांस भी टुस्कोच वाली महसूस हुई। फिर भी उसके अन्य सभी शारीरिक संकेतक पूरी तरह से ठीक रहे। यह एक ऐसा ग्लूमी दौर था जो उसने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। फोन पकड़े हुए गाओतू के साथ चैट को देखते हुए शेन वेनलैंग के सीने के हर कोने में बेचैनी और डर इमोशन फैल गई। शेन वेन ने अपनी बेचैनी को शांत करने के लिए वीचैट पर हुई बातचीत को तेजी से ऊपर की ओर स्क्रॉल किया। उनकी तेजी से स्वाइप करती उंगली आखिरकार 2 या 3 साल पहले भेजे गए एक वीडियो पर रुक गई। शेन वेनलैंग को बार बार फोन बदलने की आदत थी, फिर भी किसी कारण से गाओतू द्वारा भेजा गया यह विशेष वीडियो हर बार जब वह फोन बदलता था तो वह इसे अलग से सेव रखता था। शेन वेनलैंग ने जैसे प्ले बटन दबाया और गाओतू की सीधी आवाज तुरंत स्पीकरफोन से सुनाई दी। राष्ट्रपति शेन, क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं क्या यह वही है? वीडियो में गाओतू शेन वेनलैंग के घर की तीसरी मंजिल पर ड्रेसिंग रूम में अलमारी के सामने खड़ा था
और उसके हाथ में शेन वेनलैंग द्वारा सबसे अधिक बार पहने जाने वाले पजामा का सेट था। घर की तीसरी मंजिल शेन वेनलैंग का बेडरूम था। उस मंजिल पर स्थित ड्रेसिंग रूम में केवल कुछ ही लाउंजवियर टंगे हुए थे और रोशनी कम थी। आसपास जल रहे लैंप की हल्की सुनहरी रोशनी गाउतू के चेहरे पर पड़ रही थी, जिस पर थोड़ी कंफ्यूजन था। उस रोशनी में उनके चेहरे के भाव बेहद लग रहे थे। एक अनजान खरगोश की तरह जो भेड़ियों के राजा के क्षेत्र में भटक गया हो, जंगल के नीमों से अनजान हो, गोल और काली आंखें चमकती हुई उसने ठंडी स्क्रीन के पार देखा, फिर भी शेन वेनलैंग की आंखों में गर्मजोशी से नजरें मिलाईं। शेन वेनलैंग को अब याद नहीं था कि उसने उस समय गाउतू को अपने घर से पजामा लाने के लिए क्यों कहा था। उसका अनुमान था कि शायद इसलिए क्योंकि उसे अचानक बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ा था। लेकिन गाउतू की अपने बेडरूम के ठीक बगल वाले ड्रेसिंग रूम में की छवि रूप से सुकून देने वाली थी। शेन वेनलैंग जब भी वीडियो खोलकर उसे देखता, उसे एक तरह की शांति का महसूस होती, यहाँ तक कि वह दृश्य उसे देखने में भी सुखद लगता था। और इसलिए बाद में उसने चाहे कितनी ही बार फोन बदले हों, बिना किसी अपवाद के उसने हमेशा इस विशेष वीडियो को सेव कर रखा। आज शेन वेनलैंग ने उस छोटे से वीडियो क्लिप को 100th बार देखा। उसने खुद को मजबूर किया कि वह याद करे कि उसने उस रात ओमेगा के साथ क्या किया था। उसके अंदर एक अजीब इच्छा फैल गई, जैसे चीनी की परत चढ़ी हुई चॉकलेट का एक टुकड़ा गर्मी के दबाव में धीरे धीरे पिघल रहा हो। शेन वेनलैंग को प्यास लगी थी, उसे और चाहिए था। उसका मन गाउतू के थॉट से पूरी तरह भर गया था, एफेमेरल प्रॉस्परस खुशबू लालसाओं से। उसने सोचा कि गाउतू के गर्भ में उसका बच्चा पल रहा है। उसने सोचा कि गाउतू को उसके सुखदायक फेरोमोन्स की कितनी जरूरत है। उसने सोचा कि गाउ किंग ने कहा था कि गाउतू को पहले ही एक नया अल्फा मिल चुका है। उसने सोचा कि गाउतू जानबूझकर उससे बच रहा है। विचारों के उलझे हुए अस्तव्यस्त जाल ने शेन वेनलैंग को बेचैन और अशांत कर दिया था। विशाल घर में एयर कंडीशनिंग 16 डिग्री पर सेट होने के बावजूद वह इतना उत्तेजित था कि एक पल भी स्थिर नहीं रह सकता था। खड़े होने और उस भरे भाव को देखने की छवि, वह बेचैनी और घबराहट से अपना फोन पकड़े बैठा था। 10 मिनट से अधिक के कष्टदायक इंतजार के बाद वह फ्रस्ट्रेशन में डूब गया और गाउतू का नंबर डायल किया। वॉइस कॉल का जवाब नहीं मिला। स्क्रीन पर कॉल को इनवैलिड नंबर दिखाया गया। शेन वेनलैंग ने गहरी सांस ली और दांत पीसते हुए गाउ मिंग का नंबर डायल किया। क्या गाउतू ने आपसे संपर्क किया है? राष्ट्रपति शेन से पहले? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया है, सचमुच नहीं किया है। अपने सबसे बड़े सुनहरे अवसर का सामना करते हुए गाउ मिंग ने इतनी चापलूसी की कि उसकी आवाज भी खुशामद से भरी हुई थी। धन्यवाद राष्ट्रपति शेन, मेरी जान बचाने के लिए। आपने जो पैसे दिए उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। कसम से, गाउतू के बारे में कोई भी खबर मिलते ही मैं सीधे आपको बताऊंगा। आप चिंता न करें, जैसे ही हम उसे ढूंढ लेंगे वो निश्चित रूप से आपके हवाले होगा। अगर उसने अपनी अक्ल ठिकाने लगाने की हिम्मत की तो मैं उसे खुद मार डालूंगा। बकवास, हिम्मत मत करना। शेन वेनलैंग का पूरा शरीर आग की तरह जल रहा था, फिर भी उसका दिल बर्फ की तरह ठंडा था। उसे गाउतू पर बहुत दया आई। दूसरी ओर गाउ मिंग ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। उसने बार बार वादा किया कि वह गाउतू को फिर कभी चोट नहीं पहुंचाएगा और पूरी निष्ठा से कसम खाते हुए कहा कि गाउतू के बारे में कोई भी खबर मिलते ही वह तुरंत शेन वेनलैंग को सूचित करेगा। शेन वेनलैंग को उन शब्दों पर जरा भी यकीन नहीं था, लेकिन वह कुछ और कुछ कर भी नहीं सकता था। हर जगह गुमशुदा व्यक्ति के नोटिस चिपकाए गए थे, मानो मंगल ग्रह पर पर्चे भेजे जा रहे हों। फिर भी गाउतू उससे ऐसे बचता रहा जैसे कोई खरगोश भेड़िए से छिपता है। शेन वेनलैंग ने उसके मेडिकल रिकॉर्ड तक पहुंचने की कोशिश की, उसे ढूंढने की उम्मीद में अस्पतालों में छानबीन की। लेकिन जिनलिंग फेरोमोन स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद से गाउतू की मेडिकल फाइलें उसके साथ ही गायब हो गईं। शेन वेनलैंग को जिनलिंग फेरोमोन स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में गाउतू के मेडिकल रिकॉर्ड से बस इतना ही पता चला कि उसकी हालत बेहद गंभीर थी। रिकॉर्ड में दर्ज गंभीर हालत की सूचनाएं मोटाई और शब्दों दोनों में चौंकाने वाली थीं। सबसे खतरनाक जानकारी में वह बाल बाल मौत के मुंह से बचा था। अल्फा के फेरोमोन के बिना ओमेगा गर तय था। हालांकि उनके साथ एक अल्फा मौजूद है। वह काफी अट्रैक्टिव, बहुत समझदार और उनका ध्यान रखने वाला है। उनकी अनुकूलता भी कम नहीं है। उस अल्फा के सुखदायक फेरोमोन का उन पर एक खास प्रभाव पड़ता है। इसलिए राष्ट्रपति शेन, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे श्री गाउ बच्चे को रखने का फैसला करें या न करें, जब तक वह अल्फा उनके आसपास है, उन्हें आगे किसी भी खतरे का सामना नहीं करना चाहिए। घर पर सोफे पर लेटे हुए शेन वेनलैंग के दिमाग में जिनलिंग फेरोमोन स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर के शब्द लगातार गूंज रहे थे। क्या श्री गाउ बच्चे को रखने का फैसला करते हैं या नहीं से उनका क्या मतलब था? जब तक वह अल्फा उसके आसपास है से उसका क्या मतलब था? वह बच्चा केवल गाउतू का ही नहीं था, स्पष्ट इसका आधा हिस्सा भी उसी का था। धिक्कार है, वह तो अभी मरा भी नहीं था। आखिर किस आधार पर किसी दूसरे अल्फा को उसके बच्चे को शांत करने का अधिकार होना चाहिए? शेन वेनलैंग जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता गया, उतना ही ज्यादा वह गुस्सा होता गया, यहाँ तक कि उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह खून की उल्टी कर देगा और आग उगलने लगेगा। क्रोध से भरी इंटेंस लालसा धधकती लपटों पर तेल की तरह उबल उठी, जिससे इच्छा का घना धुआं उठने लगा। उसे गले लगाने की इंटेंस इच्छा बेकाबू होती जा रही थी। वह उस रात गाउतू को गले लगाने के मोमेंट को याद किए बिना नहीं रह सका। वह मूर्ख खरगोश जैसा ओमेगा लाउंज के सोफा बेड पर उसके नीचे दबा हुआ, हिलने डुलने में असमर्थ। अल्फा फेरोमोन्स की घनी बार से घायल होकर उस मूर्ख खरगोश के पैर, हाथ,
होंठ और जीभ सब एक समान रूप से नरम पड़ गए, बेजान और कमजोर मजबूर रूप से सोफा बेड में धंसते हुए, पूरी तरह से दूसरे व्यक्ति की दया पर। इन सब के दौरान किसी अनजान कारण से गाओतू ने लगभग कोई आवाज नहीं की थी। जब शेन वेनलैंग की हरकतें हद से ज्यादा तेज हो जाती थीं, तभी वह बेचारा खरगोश जिसे पेड़ के बल लेटने के लिए मजबूर किया जाता था, दयनीय सी सिसकियां और विनतियां निकालता था, ठीक वैसे ही जैसे कोई छोटा जानवर तब करता है जब उसे हद से ज्यादा परेशान किया जाता है। शेन वेनलैंग का दिल वासना की ह्यूज ज्वालाओं से बुरी तरह झुलस गया था। वह चाहता था कि गाओतू वापस आ जाए। वह चाहता था कि गाओतू उसके करीब आए। वह उसकी गर्दन के पिछले हिस्से की खुशबू को महसूस करना चाहता था, उसके सिर के ऊपरी हिस्से पर किस करना चाहता था। वह चाहता था कि गाओतू उसका नाम पुकारे। वह चाहता था कि वह फिर से उस रात की तरह हो जाए, सिसकियों में फूट फूट कर रोए, राष्ट्रपति शेन, राष्ट्रपति शेन। तब तक पुकारता रहे जब तक वह असहनीय रूप से सहन कर सके और कर्कश आवाज में चिल्लाते हुए टूटे, शेन वेनलैंग, नरमी बरतो। शेन वेनलैंग गाओतू को इतना चाहता था कि उसका पूरा शरीर जल रहा था, उसकी छाती चाहत से दर्द कर रही थी। हुआ योंग को आधी रात के समय फोन आया था। पिछले कुछ दिनों से शेंग शाओयू की नींद बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही थी, इसलिए हुआ योंग एक अति संवेदनशील डिटेक्टर की तरह था। जैसे ही फोन की स्क्रीन जली, उसने बिजली की तेजी से कॉल काट दी। अनफॉर्चुनेटली उसके बगल में मौजूद एस लेवल अल्फा भी उसके साथ ही जाग गया। उसकी आवाज धीमी और कर्कश थी जब उसने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, हुआ योंग ने झुककर अपने अल्फा के माथे के कोने पर प्यार से किस किया और कहा, बस एक स्पैम कॉल थी, वापस सो जाओ। शेंग शाओयू की नींद में खलल पड़े, इसलिए हुआ योंग का मुख्य फोन रात में हमेशा बंद रहता था। उसके बैकअप फोन का नंबर बहुत कम लोगों को पता था। आधी रात को आने वाली कॉल का मतलब अक्सर यही होता था कि मानो आसमान फट चुका हो। अपनी तमाम मानसिक तैयारियों के बावजूद जब हुआ योंग ने कॉलर आईडी देखी तो वह हैरान फ्रीज हो गया। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि एक दिन उन्हें उस ओमेगा का फोन आएगा। अंकल यिंगी, हुआ योंग के लिए किसी बड़े व्यक्ति को इस तरह के लहजे में करना रहा था। उनके गोरे चेहरे पर एक असामान्य गंभीरता दिखाई दे रही थी। आह योंग, दूसरी तरफ से फोन करने वाले की आवाज स्थिर और कोमल थी, जिससे यह कल्पना करना इम्पॉसिबल था। 30 साल पहले देश बी में मात्र यिंगी नाम ही रात में रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए काफी था। क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए था? जियांग हूँ में इन वर्षों के दौरान वेनलैंग ने आपकी देखभाल पर बहुत भरोसा किया है। उनकी आवाज कमजोर लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। एक वाक्य बोलने के बाद ही उन्हें हल्की सी घरघराहट होने लगी और बीच बीच में हल्की खांसी भी आने लगी। हुआ योंग चुपचाप इंतजार करता रहा जब तक उसकी खांसी शांत नहीं हो गई। फिर उसने उस आदमी की बात सुनी, वेनलांग में अभी कुछ परेशानी आ गई है। मेरे लिए खुद आगे आना ठीक नहीं है, क्या आप मेरी जगह जा सकते हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। मेरी बहुत सारी वीडियो डिलीट हो गई है, मुझे सच में नहीं पता कब और कैसे। मैंने बहुत मेहनत से वो वीडियो बनाई थी, इसलिए थोड़ा मन उदास है। आप सबका सपोर्ट ही मेरी ताकत है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला एपिसोड कल शाम या परसों